दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बीजेपी के एक नेता हैं अर्जुन सिंह जी। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी जब सीएम थे तो वो हर महीने 500 करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी को दिया करते। तो अर्जुन सिंह जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे थे, किसी पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उनमें से किसी पत्रकार ने इनसे कांग्रेस के बारे में पूछ लिया। तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश का भला नहीं किया और उसका एक ही काम रहा है, देश को लूटना, चाहे वो आजादी से पहले की बात और चाहे वो आजादी के बाद की बात हो। तो जो सोनिया गांधी जी हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि वो पैसा कमाने की मशीन है। और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने पैसा कमाना है वो सोनिया गांधी जी से ही सीखा है। और इसके अलावा उन्होंने और बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं जब भूपेंद्र हुड्डा से एक बार मिला था तो भूपेंद्र हुड्डा ने खुद मेरे को कहा था कि मैं 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए देता हूं। अगर 500 करोड़ रुपए मैं नहीं दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यानी कहने का मतलब उनका ये था कि भूपेंद्र हुड्डा थे वो मुख्यमंत्री नहीं, वो सिर्फ सोनिया गांधी के नौकर हुआ करते। तो ये उनकी स्टेटमेंट आई। दोस्तों इन आरोपों के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये अर्जुन सिंह जी हैं कौन। अर्जुन सिंह जी पश्चिमी बंगाल के नेता हैं और ये फिलहाल तो ये बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी एक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। ये एक पार्टी में ये नहीं रहे कभी। जहां भी इनको ये दिखाई दिया करता कि इस पार्टी में ज्यादा बेनिफिट या इस पार्टी से ज्यादा सौदेबाजी, तो वो उस पार्टी में चले जाया करते। वैसे इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो कांग्रेस पार्टी से ही की थी और कांग्रेस पार्टी में इन्होंने चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लेकिन फिर इनकी पता नहीं कैसे सेटिंग होगी, तृणमूल कांग्रेस में चले गए और तृणमूल कांग्रेस में भी ये लगातार 4 बार विधायक रहे। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय होने लगा तो इन्होंने तृणमूल को छोड़ दिया और बीजेपी की सीट टिकट से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव ये जीते। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कैसे ममता बनर्जी के साथ इनकी कैसे क्या सेटिंग है, इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में वापस चले गए। लेकिन वहां पर इनके मन मुताबिक बात हुई नहीं, सेटिंग हुई नहीं, तो ये दोबारा से तृणमूल पार्टी छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हो गए और ये 2024 में बीजेपी की टिकट से ये सांसद बने और इस टाइम ये बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन इनके अंदर एक खासियत रही है कि ये जब कांग्रेस में थे तो उस टाइम ये तृणमूल और बीजेपी को गालियां बका करते। फिर ये जब तृणमूल में आ गए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो ये बीजेपी को और कांग्रेस को गालियां देने लगे। और फिर अब जब ये बीजेपी में है तो फिर ये तृणमूल और कांग्रेस पार्टी को गालियां देने लग रहे हैं। यानी ये जिस पार्टी में है उसको छोड़ कर ना बाकी सभी पार्टियों को ये गालियां देते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। तो ये तो था इनका राजनीतिक सफर। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से कैसे आदमी है अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह जी के ऊपर दोस्तों घरों में चोरी करने से लेके न और छीना झपटी, डकैती, लूटपाट, मारपिटाई, छेड़छाड़, गोलीबारी, बमबाजी, हत्या के प्रयास, ऐसा एक भी अपराध नहीं है जिनका आरोप इनके ऊपर नहीं लगा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इनके नाम से एफआईआर दर्ज ना हो और इनके ऊपर मुकदमे ना चल रहे हो। पिछली बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो हर चुनाव में घोषणा पत्र देना जरूरी होता है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है या फिर उसके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है। तो इन्होंने खुद 93 मुकदमों की तो ऐसी लिस्ट जीती जिसमें इन्होंने खुद स्वीकार किया था कि ये आरोप मेरे ऊपर अदालत में चलने लग रहे हैं, ये मैं इनका आरोपी हूं। तो दोस्तों जो आदमी जिसके ऊपर इतने आरोप हो, कम से कम इस आदमी के ऊपर 400 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 300 मुकदमों की तो ये खुद लिख के दे रहा है कि मेरे पर ये आरोप चले हुए हैं और मैं इनका आरोपी हूं। तो दोस्तों एक ऐसा आदमी जिसका ऐसा जीवन रहा हो और जिसने जिस भी पार्टी में रहा हो हमेशा उससे दूसरी पार्टी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया हुआ हो, तो ऐसे आदमी जब कोई आरोप लगाता है तो उसका अंदाजा आप खुद लगा लें कि आप ये उसके आरोपों में कोई दम है या नहीं है। अब रही बात दोस्तों हमारी, तो मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कभी भी इन आरोपों की न तो खंडन करता हूं न
को स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोस्तों ये आरोप है ना, ये आरोप क्रिएट किए जाते हैं, एलिगेशन क्रिएट किए जाते हैं, चरित्र हनन किया जाता है, पूर्वजों की गलतियां को जो उनको उगाड़ा जाता है, यानी गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, और जो बच्चों की जो गलतियां होती है उन गलतियों को सार्वजनिक किया जाता है, उनके फोटोग्राफ्स दिखा के ने और चरित्र हनन किया जाता है नेताओं को। तो ये आम बात है। इसका मैं एक आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं। 1975 में कांग्रेस पार्टी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उस देश में उसके खिलाफ काफी गर्म माहौल था कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति। तो 1977 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ था और 1978 में कांग्रेस पार्टी हार गई थी। और उस टाइम प्रधानमंत्री पद के वैसे नेता जनता पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े लीडर थे वो काफी सारे थे, जिनके अंदर बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी जैसे कद्दावर नेता हुआ करते उस गठबंधन के अंदर। तो उसमें प्रधानमंत्री पद के सबसे जो सशक्त दावेदार हुआ करते वो तीन हुआ करते, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी। तो उस टाइम प्रधानमंत्री बनने की जो सबसे ज्यादा प्रबल संभावना थी वो थी बाबू जगजीवन राम जी की। लेकिन पता नहीं कहां से उसी टाइम बाबू जगजीवन राम जी के लड़के हुआ करते सुरेश राम, उनकी किसी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में अखबारों में फोटो छप के देश के सारे जितने भी राष्ट्रीय पेपर हुआ करते उनमें छप गए वो। और उन्हीं अखबारों को दिखा के बाबू जगजीवन राम को ब्लैकमेल किया गया और उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अगर बाबू जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बनते उस टाइम तो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होते, और बाबू जगजीवन राम जी का जो जीवन था वो बिल्कुल बेदाग जीवन था और बहुत ही बढ़िया आदमी हुआ करते। और जब 1971 में इसका पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री हुआ करते और उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ऐसे मजबूत नेता और बेदाग छवि के नेता थे बाबू जगजीवन राम। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान बढ़ता। ऐसे आदमी थे वो, ऐसे बड़े आदमी थे। लेकिन एक झूठे एलिगेशन के ऊपर रही बात उस एलिगेशन की, तो वो जिस महिला के साथ उनके वो छपे थे आपत्तिजनक अवस्था में फोटो छपे थे वो उनकी धर्मपत्नी, आज भी वो उनकी धर्मपत्नी है और सभी जानते उसको। लेकिन वो गड़े मुर्दे उखाड़े गए, उनके फोटो जान पूछ के छापे गए और उनको प्रधानमंत्री पद से हटने से मजबूर किया गया। तो राजनीति के अंदर ये मामूली सी बात है, एलिगेशन लगाना, चरित्र हनन करना। और हरियाणा की राजनीति में भी ऐसे बहुत से मामले हुए हैं कि जिसमें आरोप लगाए गए हैं, पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए, पार्टी के मुखिया के ऊपर आरोप लगाए गए, जबकि हकीकत में वो आरोप थे ही नहीं। तो राजनीति में इस तरह की जो चीजें हैं वो होती रहती है। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि न तो मैं उस टाइम था और न मेरे सामने ऐसी कोई घटना हुई। लेकिन इस तरह के जो आरोप की चर्चा सुनी मैंने भी थी। लेकिन फिर वही बात आती है कि खाली सुनी सुनाई बातों के ऊपर किसी चीज को स्वीकार करना ये अनुचित है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और अगर हुआ भी होगा तो ये भूपेंद्र हुड्डा जी जाने या सोनिया गांधी जी जाने। भूपेंद्र हुड्डा जी पर्चे थोड़ी छपवाया करते आगे मैं उसके अंदर 500 करोड़ रुपए देता हूँ, किसको बताते? तो उनको कैसे पता चला? तो वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुद मुझे बताया। अपनी कौन ऐसा नेता है कि जो अपनी गलत बात या ऐसी बात जिससे उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर धब्बा लग सकता है, ऐसी बात कौन किसको सुनाएगा? लेकिन अगर मान लीजिए सुनाए भी या उनको उन्होंने बताया भी हो, तो अगर वो बीजेपी की आज गुणगान गाने लग रहे हैं, बीजेपी को वो दूध की धुली हुई पार्टी डिक्लेयर करने लग रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी का 2014 से उदय हुआ तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है और उस हजारों करोड़ रुपया उसके पार्टी फंड में पड़ा हुआ है और पूरी की पूरी सरकारों को वो इधर से उधर कर देती है। शिवसेना वाली सरकार, शिंदे सरकार वाला मामला आपको याद हुआ होगा। किसी भी इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपए वो फूंक देती है, तो वो कहाँ से आते हैं? क्या ये इसके ऊपर अर्जुन सिंह को कहने की जरूरत नहीं? क्या वो फिर किस आधार पर बीजेपी को दूध का धुला हुआ कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाने लग रहे हैं? अगर मान लो ये बात सच हो भी तो क्या पार्टी को फंड की जरूरत नहीं होती? जब बीजेपी को फंड की जरूरत पड़ सकती है तो क्या कांग्रेस को फंड की जरूरत नहीं पड़ सकती? तो ऐसे एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से बहुत अनुचित है। हरियाणा में एक कहावत है दोस्तों,
के छाछ बोले छालनी भी के बोले, यानी जो व्यक्ति ऐसा आरोप लगाता है वो पहले उसको उसके खुद के चरित्र को देख लेना चाहिए। जो इतना बड़ा क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर 400 मुकदमे चल रहे हों और जिसके एक लगभग 100 मुकदमों की तो खुद वो स्वीकारोक्ति देता है कि मैं ये काम मैंने किए हैं और वो शपथ पत्र में देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लगाए हुए आरोपों में कितना दम होगा ये तो खुद ही सोच लेना चाहिए। हमें सोच लेना चाहिए कि वो आरोप गलत है या ठीक है, या कौन आदमी उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार हमें भी अपने अंदर झाँक कर देख लेना चाहिए, और विशेष रूप से जो राजनीति से संबंध रखता है, उसको ज़रूर अपने बारे में ये पता कर लेना चाहिए कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ, उससे पहले मेरे अंदर क्या ख़ासियत है, क्या कमी है, वो भी वो देख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो आरोप लगे हैं भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर, उसका फैसला मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा अपना ये है कि ये खाली आरोप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर हैं भी तो भूपेंद्र हुड्डा जाने, कांग्रेस पार्टी जाने या राजनीति जाने, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात जो है पसंद आई होगी, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, विश्लेषण पसंद आया, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह का विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।